हाँ जी, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अब इसके अंदर हमारी 4 रेशियो आती हैं। पहली जो रेशियो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेट टू इक्विटी रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो भी कह देते हैं इसको। डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा आसान है। फॉर्मूले में इसमें छुपा हुआ नाम में। डेट अपॉन इक्विटी। क्या होता है इसका फॉर्मूले का? डेट अपॉन इक्विटी। नाम क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूले का नाम क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है जी। तो बताओगे डेट का मतलब मैंने क्या बताया हुआ? डेट मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? डेट मतलब मैंने बताया हुआ। हाँ जी, लॉन्ग टर्म। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म जो हमारे लोन होते हैं या लॉन्ग टर्म जो हमारी लायबिलिटी है वो होती है, या जिसको एक और नाम भी दे सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकता हूँ इसको, है ना। डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। ये मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है, फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूँ। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है आप लोगों को पता है। और अगर टोटल डेट लिखा होता है तो क्या मतलब होता है? टोटल डेट का मतलब क्या होता है? वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, उन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो बन जाएगी टोटल डेट। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हो डेट, अगर क्या लिखा हो? सिर्फ लिखा हो डेट या फिर लिखा हो लॉन्ग टर्म डेट, तो उसका मतलब सेम ही है। अगर डेट लिखा हो या लॉन्ग टर्म डेट लिखा हो तो उसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी ही है। नॉन करंट आपको पता है, लंबे टाइम की वाली, ठीक है। और अगर लिखा हो कहीं पे टोटल डेट तो उसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा है? सिर्फ डेट लिखा है। मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा है? डेट। इसका मतलब आपको क्या लेना है? कौन सी लायबिलिटी लेनी है? नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म वाली होती है। अब देख लेते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आती हैं? दो बता सकते हो? शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें क्या आती हैं? वेरी गुड। बस यही है इस फॉर्मूले में। डेट भी आपको पता है कैसे ढूंढना है, इक्विटी भी आपको पता है कैसे ढूंढनी है। क्वेश्चन हम करते हैं, तो एक दो क्वेश्चन करके फिर मेरे को कोई डाउट जो आप पूछना चाह रहे थे कोई, तो फिर वो डाउट ले लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ जो हम अब करने वाले हैं। लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 33 है 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, समझ जाना अब आप। डेट टू इक्विटी रेशियो DE, ठीक है। तो डेट अपॉन इक्विटी, ये क्वेश्चन है। आवाज नहीं आ रही आपकी। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, 10% डिवेंचर दिए हैं, करंट लायबिलिटी दी है। तो मुझे तो पहले बता दो कि डेट में क्या लूं मैं। डेट में क्या लूं? शेयर कैपिटल लूं, जनरल रिजर्व लूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लूं, 10% डिवेंचर लूं, करंट लायबिलिटी लूं। इनमें से क्या लूं डेट में आप लोगों के हिसाब से? 10% डिवेंचर। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की हमारी लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो इसलिए इसको लेंगे 1,30,000। ये तो हमारा हो गया डेट। और डेट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि करंट लायबिलिटी शॉर्ट होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब आते हैं इक्विटी पे। इक्विटी में मैं क्या क्या लूं आप लोग जरा बताओ। शेयर कैपिटल लूं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का ले लिया। फिर जनरल रिजर्व है 90,000, वो भी ले लिया। फिर एक लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000, ये लूं क्या? गलत जवाब।
एक्यूमुलेटेड, अच्छा नाम क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है। नाम क्या लिखा है? प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट तो लिखा है ना। और प्रॉफिट किसका होता है जरा मुझे बताओ? प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का होता है या नहीं होता? बताओ, प्रॉफिट मालिक का होता है कि नहीं? और मालिक कौन होते हैं कंपनी में? तो इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आते हैं ना। जनरल रिजर्व भी क्यों ले रहे? जनरल रिजर्व भी तो प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट का पार्ट ही तो होता है जनरल रिजर्व ही। जब वो लिया है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, ये देखते हैं कितना आएगा। कितना आएगा ये? 6,40,000 आएगा शायद। 6,40,000 आ गया। ठीक है, अब 6,40,000 यहाँ लिख दो। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करना है। कई स्टूडेंट्स को कहाँ पर छोड़ आते हैं और उनके मार्क्स कटते हैं। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब कैसे करूंगा? 13 अंदर लूंगा, 64 बाहर, ऐसे करूंगा ना। 13 अंदर, 64 बाहर। तो अब मैं क्या करूं? एक जीरो लगा दूं तो ऊपर पॉइंट आ गया। पॉइंट लगा दिया मैंने। तो अच्छा, डायरेक्ट काटना है, कोई नहीं, मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, मेरे को आता नहीं डायरेक्ट काटना। 64 टू ज़ा कितना होता है? 128। कितना आ गया? 2 आ गया। फिर 2 0 0। 64 थ्री ज़ा कितना होगा? 192 होएगा। फिर ये 8 आ गया। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने निकालना है। पॉइंट के बाद करना है 2 डिजिट तक निकालना है। तो हमारा जो आंसर आएगा 0.23:1 आएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे काटता ना जैसे ये कहा कह रहे हैं हिमांशु, तो अभी ये फिगर तो चलो ऐसे है, मान के चलो 13/69 होता। ये क्या होता? 13/65 होता फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता? 13/65 होता मतलब 13 लाख अपॉन 65 लाख होता। तो जीरो से जीरो कट गए। फिर क्या आता है? ये 13 पंजे 65, 1/5। तो अगर आप आंसर 1:5 लिख कर आते तो आपके नंबर कटते। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आपने हमेशा प्योर रेशियो निकालनी है। प्योर, हाँ, प्योर रेशियो का मतलब क्या होता है? पीछे 1 आना चाहिए। अब ये चाहे 13/65 भी होता ना, 13/65 भी होता, तो आपको क्या करना था? 1 यहाँ लेना था, 5 यहाँ। तो इसको आप सॉल्व करते तो 0.20 आता सॉल्व करके। तो आपका रेशियो क्या आती? 0.20:1 लिखनी थी, ना कि 1:5 लिखनी थी। 1:5 और 0.2:1 एक ही है, रेशियो एक ही है ये दोनों। लेकिन ये लिख कर आओगे तो नंबर कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्योर रेशियो बनाकर आनी है। प्योर रेशियो मतलब पीछे 1 आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब आप पूरा डिवाइड करोगे। समझ आ गई ये बात? तो इस वाले में क्या आंसर आएगा? 0.23:1 आपका आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में? मुझे बता दो जरा। टोटल एसेट वाला ही है। ठीक है, ये और करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। अब एक बार दिखाने का सुन लो आप। इसमें 3 चीजें ही हैं सिर्फ। ठीक है प्राची बारो। टोटल एसेट दे रखी है 2,60,000। टोटल डेट दे रखी है 1,80,000। मैं लिख ही देता हूँ। टोटल एसेट दे रखी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टोटल एसेट दे रखी है 2,60,000। टोटल डेट दे रखे हैं 1,80,000। और करंट लायबिलिटी दी हुई है 20,000। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये 3 चीजें दी हुई है क्वेश्चन में। और कह रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो निकाल दो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो लिख लें पहले। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। ये लिख दिया। अब हमें निकालना है डेट। डेट बताओगे कैसे निकलेगा? हिमांशु कुछ कह रहा था। टोटल डेट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें। क्यों? टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट होता है कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों जोड़ होते हैं। टोटल डेट में क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों जुड़े होते हैं। तो मैं अगर इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। तो डेट मतलब यही तो होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो 1,80,000 माइनस 20,000, तो 1,60,000 आ गया।
तो डेट तो मिल गया मुझे 1,60,000। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी कोई बताएगा कैसे निकालूं मैं? इक्विटी कोई बताएगा कैसे निकालूं? इन इन फिगर्स से, मतलब जो 3 ट्रांजैक्शन रखे हैं इससे। थोड़ा सा ठीक बोला बट थोड़ी सी गड़बड़ बोल दी। टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो ध्यान से सुनो। टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, और आप याद करो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आता है, और करंट लायबिलिटी आता है। इन तीनों को जोड़ के टोटल लायबिलिटी बनती है, जो कि टोटल एसेट के इक्वल भी होती है। तो इसलिए टोटल एसेट तो सही बोला, टोटल लायबिलिटी लिख दो चाहे टोटल एसेट, एक ही बात है। उसमें से मेरे को ये चाहिए। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स में ये दोनों माइनस करूंगा तो ही तो मेरे को ये मिलेगा, मतलब कि माइनस दिस माइनस ये दोनों दिस, तो ये तभी तो आएगा। मतलब कि टोटल एसेट में से अगर मैं ये दोनों माइनस करूंगा तो ही तो मुझे ये मिलेगा, शेयर होल्डर फंड। क्लियर हुआ सबको? और इन दोनों को क्या कहते हैं? टोटल डेट कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को क्या कहते हैं? टोटल डेट कहते हैं। तो अगर मैं टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, जो कि दोनों सेम होते हैं, इनमें से अगर मैं ये दोनों, मतलब कि टोटल डेट, इन दोनों को क्या कहते हैं? टोटल डेट। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, या टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेट। क्लियर है प्राची पारुल को भी? ठीक है। तो टोटल एसेट है हमारी 2,60,000 और टोटल डेट कितना है? 1,80,000। तो 2,60,000 में से 1,80,000 गया, कितना आ गया? 80,000। तो इक्विटी हमारी आ गई 80,000। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, ये बात समझ ना आई हो या ऊपर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकता है। ठीक है। तभी मैंने, देखो यहाँ पर काम आ रहे हैं वो, जो मैंने पहली क्लास में एक वो बैलेंस शीट बनाई थी ना, प्राची पारुल ने भी देखी होगी। तो वो बैलेंस शीट से मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए थे। तो देखो वही तो काम आया है यहाँ पर। तो इसलिए उसको ध्यान रखना है जो मैंने वो बनवाया था। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई करो जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। जरा इसको देखें ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख रुपए, और आपको क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख रुपए। निकालना क्या है? डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐसे छोड़ देंगे। सॉल्व करेंगे तो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6 लाख रुपए, जिसको हम डेट भी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को डेट भी कहते हैं। तो डेट तो हमें मिल गया, कितना आ गया? 6 लाख रुपए। और इक्विटी को शेयर होल्डर फंड कहते हैं, तो वो हमें दिया हुआ है 2 लाख। तो 6 लाख अपॉन 2 लाख 3:1, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब मेरे ख्याल किसी को डाउट नहीं होगा कुछ। तो इसके बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं इस वाले टॉपिक के, वो आपके होमवर्क में हो गए हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में, जरा देखना। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क, मतलब ये पूरा टॉपिक ही होमवर्क है, डेट टू इक्विटी रेशियो। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, मतलब कुछ खास बात है। हाँ, ये स्पेशल होमवर्क, स्पेशल क्वेश्चन है होमवर्क का। बाकी भी करने हैं, और मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूँ, अब मई में एग्जाम है तो आप लोग सुन लो मेरी बात। ये वाला चैप्टर जो जो मैं होमवर्क देता हूँ ना, चाहे मैं ज्यादा दूं चाहे कम दूं,
किसी किसी क्लास में मैं 1 क्वेश्चन दूँगा, किसी क्लास में मैं 20 क्वेश्चन दूँगा। तो वो आपको अगर मैं 20 दूँगा तो वो 20 के 20 करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा है कि साथ-साथ पढ़ लोगे, साथ-साथ होमवर्क कर लोगे, तो ठीक है। आपको फ़ॉर्मूलेज़ भी याद रहेंगे, सारी रेशियोज़ भी याद रहेंगी। अब आप सोचो कि सर अभी करा रहे हैं, हम अभी मस्ती करते हैं, बाद में कर लेंगे इस चैप्टर को। तो आपके आधे क्वेश्चन आपसे होंगे ही नहीं। आपसे आधे क्वेश्चन होंगे ही नहीं फिर बाद में। इसलिए चाहे कोई और सब्जेक्ट इस टाइम पे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये वाले चैप्टर के लिए, ठीक है? और अगला चैप्टर 2 ही तो चैप्टर रह गए आपके। ये वाला चैप्टर और अगला चैप्टर, वो आपने साथ-साथ करना है मेरे। चाहे मैं 2 क्वेश्चन दूँ, चाहे मैं 20 क्वेश्चन दूँ होमवर्क में, आपने वो करने हैं होमवर्क में। तभी मज़ा है इस चैप्टर को पढ़ने का और आपको फिर बाद में इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है? अब मैं आपको करा रहा हूँ अगला। आवाज़ नहीं आ रही आयुष की। हाँ, अगला जो हमारा रेशियो है वो टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसका फ़ॉर्मूला भी बड़ा आसान है, इसी में लिखा हुआ है। टोटल एसेट अपॉन टोटल एसेट अपॉन डेट, यही लिखा हुआ है। जैसे होता डेट इक्विटी रेशियो तो डेट अपॉन इक्विटी था। ये है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट क्या होती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, टोटल एसेट आपको पता है क्या होती है। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों को मिला दोगे, तो आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। या आप शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी भी जोड़ दोगे, तो भी आपकी टोटल एसेट ही आएगी क्योंकि उन जो 3 मैंने बोले हैं उनका टोटल लायबिलिटी होता है और टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल होती है। और डेट भी आपको पता है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है? तो ये आपका फ़ॉर्मूला हो गया। अब इसके भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और ये वाला भी खत्म आपका रेशियो, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। इसमें क्वेश्चन देखो ज़रा, जिसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 50 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी दी हुई है 20 लाख रुपए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 52 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट कर दो टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो पहले लिख देता हूँ टोटल एसेट टू डेट रेशियो और ये होता है टोटल एसेट अपॉन डेट। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, टोटल एसेट और डेट को ढूंढने में हमारा फोकस होना चाहिए। तो क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट दी हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हैं, करंट एसेट दी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटी दी हुई है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं। तो अगर तो आपको बैलेंस शीट याद है, जो मैंने इस बुक को स्टार्ट जो इस बुक की जब स्टार्टिंग करी थी तो एक क्लास ली थी बैलेंस शीट के ऊपर पूरी। तो वो बैलेंस शीट हमने लर्न करी थी, पूरी लंबी सी बैलेंस शीट थी ना। तो अगर वो आप लोगों को टिप्स पर याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे चुटकियों का खेल है। और अगर आपको वो बैलेंस शीट याद नहीं है, तो फिर आपको बड़ा भारी पड़ेगा सोचने में कि क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, किसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। जैसे अब मैं टोटल एसेट निकालता हूँ। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि क्या-क्या लूँ इसमें, क्या-क्या नहीं लूँ। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट लिखिए, क्या इसको लूँ या ना लूँ? फिक्स्ड एसेट्स लूँगा, क्योंकि ये एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है। फिक्स्ड एसेट जो है, वो ग्रॉस लिखी हुई है और एक जगह डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो क्या कर देना चाहिए मुझे, इसमें से इसको माइनस कर देना चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट 5 लाख लूँगा मैं, क्योंकि 6 लाख दी हुई है और 1 लाख डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, वो मैं इसमें से माइनस कर दूँगा। अगला लिखे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या ये मैं एसेट में लूँ? वेरी गुड, क्योंकि ये एक नॉन करंट एसेट का पार्ट है। अब अगला लिखे करंट एसेट, क्या लूं मैं? हाँ, करंट एसेट भी लेंगे क्योंकि ये एक एसेट का पार्ट है। कितना है? 2.5 लाख रुपए। अगला लिखे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने पूछा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बताओ, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ एक एक करके बताओ। लॉन्ग टर्म बोरो अच्छा, मतलब इस टोटल एसेट में तो नहीं आएगा ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? नहीं आएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, फिर है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्या ये लूं कि नहीं लूं?
ठीक है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी राय ये है कि वो बैलेंस शीट याद करे। पहले मैंने क्लास डाली हुई है बैलेंस शीट वाली, और मेरे ख्याल आपको याद होना भी चाहिए सबको बैलेंस शीट, क्योंकि बड़ा हमने डिटेल पूरी क्लास लगा दी थी हमने उस बैलेंस शीट को समझने में। तो इसलिए वो आपको लर्न होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको करने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमने ले लिया। अब क्या मैं करंट लायबिलिटी लूं टोटल एसेट में? क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजन लूं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं लेंगे, ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो जितना आ गया उसका टोटल कर देते हैं, कितना आएगा ये? 8 लाख रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं डेट की। डेट में अब जो जो चीजें छूट गई है उनको दोबारा पूछ रहा हूँ। क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा? 3 लाख रुपए मैंने ले लिया। फिर उसके बाद आया था करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आएगा डेट में? नहीं, करंट लायबिलिटी तो टोटल डेट का पार्ट है, डेट का पार्ट नहीं है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या इसको लूं मैं? यस, क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो हम क्या लेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेंगे। तो ये आ गया 1 लाख। तो डेट हो गया 4 लाख और टोटल एसेट हो गया 8 लाख। तो टोटल एसेट 8 लाख और डेट 4 लाख। रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। क्लियर है? क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था। हाँ जी, अगला जो रेशियो अब हमें पढ़ना है, सॉल्वेंसी रेशियो के दो रेशियो हम पढ़ चुके हैं, डेट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब जो अगला है वो है प्रोपराइटरी प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। इन सब फॉर्मूलाज को मैं याद करने की कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, जिस जैसे मुझे भी याद है। मैंने ये लिख दिया क्यों? मुझे कुछ ट्रिक्स ही, मतलब ट्रिक क्या, मतलब एक मुझे तो खैर पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस से भी याद हो गया है, लेकिन आप लोगों को कोशिश करूंगा मैं कुछ ट्रिक से ऐसा हो सके कि आप लोगों को याद हो जाए ये। तो अभी वो चीज बाद में सीखेंगे, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है ना, ये याद करने हैं, ये तो बाद में भी हो जाएंगे। पहले हम प्रोपराइटरी रेशियो क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है? पता है आप लोगों को, बार बार क्या डिस्कस करना, इक्विटी भी कहते हैं इसको। और टोटल एसेट वो भी आपको पता है क्या होता है। तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं ना, इतना क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि ये आपको पता है, आपको सब पता ही है। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्या, शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, नॉन करंट एसेट 13,20,000 रुपए, ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 55 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 53 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। चार चीजें रखी हैं, इसमें लिख नहीं रहा, सीधा बता रहा हूँ। कह रहा है कि शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट, रिजर्व्स एंड सरप्लस और करंट एसेट, ये चार चीजें दे रखी है, और कह रहा है प्रोपराइटरी रेशियो निकाल दो। तो अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रोपराइटरी रेशियो क्या होती है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो सबसे पहले हमें शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? आसान है, शेयर कैपिटल भी है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ, तो 3 लाख और 1,80,000, 4,80,000 हो गया। और टोटल एसेट, टोटल एसेट कैसे निकलेगी? हमें नॉन करंट एसेट भी दी हुई है और करंट एसेट भी दी हुई है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे को क्या मिल जाता है? टोटल एसेट कितना है? 19,20,000। तो शेयर होल्डर फंड हो गया 4,80,000 और टोटल एसेट हो गई 19,20,000। तो इसको 4 जीरो से 4 जीरो गए और 48 और 92, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 12 चौक 48, 12 एकम 12 और बचा 72, 12 6 72, 1/4 आ गया। तो अगर 1/1:4 तो लिख नहीं सकता, क्या लिखूंगा? 0.25:1। 0.25:1, क्योंकि हमें प्योर रेशियो बनानी होती है तो क्या करूंगा? पीछे 1:1 आना चाहिए।
तो उसके लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.25 या 0.25:1। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 55 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, जरा देखना है इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, रिजर्व एंड सरप्लस दी है, क्रेडिटर दिए हैं, 9% डिवेंचर दी है, फिक्स एसेट दी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी है और करंट एसेट दी है। तो अब जरा इसको लिख लेते हैं। प्रोपराइटरी रेशियो हमारा होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो हम निकालते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो ये हम लेंगे। फिर हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, वो नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दी है, वो भी लेंगे। क्या इसके अलावा कुछ और है ऐसा जो लग रहा हो जो लेंगे? नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7, 7,70,000, 8,35,000। ठीक है, 0 0 0, फिर 0 5 5 2 7 और 6 13, 1 4 5 और 3 8। ठीक है, 8,35,000 आ गया शेयर होल्डर फंड। अब बात करते हैं टोटल एसेट की। टोटल एसेट बताओगे कैसे निकालूं मैं टोटल एसेट को? हाँ जी, इसमें दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट दी हुई है एक, तो ले लेते हैं 7 लाख। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये लेंगे कि नहीं लेंगे? इन्वेस्टमेंट कैसी भी हो एसेट ही होगी, पक्की बात है, लायबिलिटी तो हो नहीं सकती। फिर दिया करंट एसेट, कितना आ जाएगा ये? 5 4 12,45,000 का। तो ये ले लेते हैं 8,35,000 रुपये हमारी शेयर होल्डर फंड है और 12,45,000 रुपये हमारा टोटल एसेट है। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं बुक से आंसर देख के बता रहा हूँ, 0.67:1 आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया 0.67:1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ठीक है। आसान था, क्वेश्चन ही खत्म हो गए प्रोप्राइटरी रेशियो के। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत आसान है, देखते ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपना इसका लास्ट रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो का, उसको नेक्स्ट पे करेंगे, फिर नई रेशियो स्टार्ट करेंगे। होमवर्क इससे पहले का सारा ही है, 59 तक होमवर्क ही है, 59 क्वेश्चन नंबर तक। ठीक है, करने हैं ये 1 1 मिनट के क्वेश्चन। कितनी देर लगी है इसको करने में अभी? ये तो मैंने आपको समझाया तो मुझे इतना टाइम लग गया।